सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले, शैक्षणिक के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, क्रांति ज्योति मां सावित्रीबाई फुले, प्रेरक शक्ति मां रमाबाई और हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर को आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा के शुभ अवसर पर कोटि कोटि नमन। और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक मान्यवर रामप्रकाश भारती जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक मान्यवर बादल सिंह जी, आज के हमारे संचालक साहब और जितने भी उपस्थित सभी को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज की जो चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसके ऊपर हम लोग को काम करने का और आज जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग हम बोल सकते हैं, और ये इसमें बहुत हम लोग को भागीदारी लेना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है ये नॉलेज यूनिवर्सिटी है। इसमें हम बहुत सारे ज्ञान पा सकते हैं। जब हमारे पीछे कोई भी ऐसा दिशा देने वाले कोई नहीं थे ठीक से सही तरीके से, तो तब हमारे ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमें एक एक करके बारीकी से समझा रहे हैं, तो इसको हम लोग को लाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जो 25 मुद्दे हैं, जो इसमें एक बदलाव के आहट, और सबसे बड़ी चीज है एक एक करके, जैसे कि बदलाव के आहट में जो कृषि कानून के दुरुपयोग परिणाम क्या होंगे, यानी हम लोग को हमेशा ये तो एक बहुत बड़ा साजिश होने जा रहा है 2025 में। जो हमारे विरोधी जो है ब्राह्मणवादी विरोधी राष्ट्रीय जो है स्वयं सेवक संस्था, उन्होंने अपना इतिहास भी बदल चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने में तुली हुई है। और इसके तहत हम हमारे लोगों को विदेशी भी करार करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने सीएए, एनपीआर, एनआरसी, जो नागरिक संशोधन कानून, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये सब लागू करने का योजना कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो आम आदमी जो है ज्यादातर हमारे अशिक्षित हैं और ये बात को ठीक से वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो नहीं समझ पाने का मतलब है, तो जैसे मान्यवर हमारे संस्थापक रामप्रकाश भारती सर बोलते हैं कि तुम चर्चा करो, यानी जब हम आते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जब बैठते हैं, तो ये जो ऐसा मिशन है जैसे कम एंड रीच एवरीवन, केयर जैसा कहा जाता है। केयर का मतलब है कम, तो यहाँ सम्मिलित सभी को इसमें जुड़ो। इसमें क्या है, इसमें लेकर भी चर्चा करने का, चाहे साइकिल के दुकान में हो, जहां भी है, तो ये सीएए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, बारीक से जो हम समझे उसको समझाने का बात है। इसलिए फिर तीसरा जो मुद्दा जो है इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा। तो हमारे देश में इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं है, यानी ये आज भी इन्होंने ऐसा साजिश किए हैं। जैसे 2000 में इन्होंने वाजपेयी के समय में शिक्षा सुधार कमेटी बनाई थी, और इसमें जो कि कुमार मंगलम बिरला और ये अंबानी था उसमें, मतलब ये जो है एक इंस्टॉलमेंट जैसे ऐसा लाएंगे फॉरेन। तो इन्होंने एक सीढ़ियां बनाया, जो हमारे सीढ़ियां थी, हम लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, लेकिन इन्होंने क्या कर रहे हैं, वो सीढ़ियां को एकदम चूर-चूर कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, यानी भविष्य में हमारे कोई बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे इन्होंने हमारे इक्वल और कंपल्सरी एजुकेशन का खत्म कर रहे हैं। तो ये जानकारी हम लोग को होना चाहिए, जैसे कि ये जब तक हम नहीं जानेंगे, एजुकेशन बहुत बड़ी बात है। ऐसे पुराने जमाने में जैसे उन्होंने लिखे थे कि स्त्री शुद्धम विद्या न ददाति, माने स्त्री शुद्ध का बनने का कोई हक नहीं है। तो ये जो हक को छीनने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था बनाए, और वो है उनके धार्मिक व्यवस्था। तो ये धार्मिक व्यवस्था के तौर पर हमको गुलाम बनाया जा रहा है। फिर आज जो है जो हेल्थ की समस्या, तो ये हेल्थ की समस्या जो है, आज जैसे महामारी चल रही है, तो वहां जब टेस्ट किया जा रहा है हमारे लोगों को, तो इसमें जब कोरोना निकल रहा है पॉजिटिव,
तो उसके बाद लोग क्या वो बोले कि नहीं यहाँ तो हमको मुश्किल हो जाएगा, हम चलो कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में चलते हैं। तो वहां नर्सिंग होम में जब जाते हैं तो वहां काफी पैसा, जो गरीब घर का आदमी भी 15-20 लाख रुपया का बिल हो जाता है। उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं आपके जो बंदे जो है आपके, तो ये पेशेंट जो है वो मर गए हैं, और इसके लिए उनको क्या चाहिए कि नहीं आपको पैसा आप नहीं देंगे तो हम आपका पेशेंट को लाश को हम दे नहीं सकते। तो इसलिए बहुत मुसीबत में हम लोग जमीन बेच कर भी लाश को लाना पड़ रहा है। और बहुत पांचवा जो है, जो ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन के बारे में, तो इसमें जो है जो हमारे बैलेट पेपर में हम जानते थे कि इतना काउंटिंग जो एजेंट रहते थे काउंटिंग हो रहा है, और ये काउंटिंग के तौर पर हम जानते थे इतना वोट मिलेगा, लेकिन आज वो जो ईवीएम मशीन के जरिए वो कहाँ रख देते हैं 1 महीने के बाद, वो क्या सेटिंग करते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो 7वां में जो है वर्तमान के जो बर्निंग इशू जो है, यानी जो करंट बर्निंग इशू या वर्तमान की ज्वलंत समस्या जो है, भारत की जो मूल समस्याएं एवं मीडिया की मुख्य भूमिका जोर से उछाल रहे हैं, बहुत उछाल रहे हैं। और जबकि उनके मीडिया से जो चीज मिलती है वो ये जो बाहर में जो बिकने वाले जो गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, इनमें ये सब दिखाते नहीं है। तो एक में जैसे उन लोग का आरएसएस का 2 मीडिया है, ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य। उसमें मैं एक चीज देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनकर आए, उनका पहला बिल जो था नमस्ते गंगा अभियान, और नमस्ते गंगा अभियान में उन्होंने पहले किसके लिए किए, नहीं ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मण लोगों के लिए 40,434 करोड़ रुपया का उन्होंने नमामि घाट बनाने का। तो ये चीज हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, बहुत सीक्रेसी भी रखते हैं। तो इसी तरह उन्होंने उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो भविष्य पीढ़ी जो है इसमें बेखबर है, और बेखबर है, और इसका मतलब हम बहुत सारे संगठन में जुड़े हुए हैं, हम कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं, जो कि हमारे मुख्य समस्या सांस्कृतिक परिवर्तन है। और इससे क्या होता है, जब मनोवादी का जब कहरा मंडरा रहा है, तब लोकतंत्र व संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। तो हमारे जो संविधान जो है, संविधान हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारे चीज है, इसको भी हमारे लोगों को मालूम नहीं है। जैसे हमारे सर हमेशा बताते हैं कि हमारे देश का 1% लोग भी वो संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान क्या है, कोई कानून होगा, वो जानते हैं सिर्फ सरकार के बारे में। और संविधान का अगर कोई पढ़ता तो पहले तो प्रियम्बल भी जानना बहुत जरूरी है। तो प्रियम्बल में एक एक चीज जो दिया जाता है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में वो वे आदर्श है जो भारतीय संविधान के आधार है, और इसका एक एक लाइन भी जानना है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी सर्व अधिकार संपन्न, यानी 6 प्रियम्बल के ऊपर किए हैं। तो पहला जो है ये सर्व अधिकार संपन्न समाजवादी, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देने वाला, यानी सर्वधर्म समभाव, यानी 42 अमेंडमेंट में ये किए। तो जबकि हमारे बाबा साहब ये सोशल हमारे जो हमारे धर्म जो आधारित ये सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत था, इसको इन्होंने गड़बड़ कर दिए। क्या गड़बड़ किए कि धर्म ने, बाबा साहब इतने बड़े विद्वान तो होता है, ये व्यक्तिगत चीज है, इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा साहब बोलते थे मनुष्य के लिए धर्म, धर्म के लिए मनुष्य नहीं है। तो इस हिसाब से ये भी घुसपैठ हो गया हमारे ऊपर। उसके बाद फिर देखते हैं लोकतांत्रिक तथा लोगों के प्रभुत्व का राष्ट्र, यानी प्रस्तावना के प्रारंभ में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये शब्द है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये सब 42वें संशोधन 1977 के बाद जोड़े गए हैं। तो समाजवादी मतलब आज तो हमारा एक समाज तो बन नहीं पाया। हम किसी को जो पूछते हैं अब
क्या है बोलने से कभी भारतीय नहीं बोलते हैं, नेशनलिटी इंडियन तो लिख देते हैं, लेकिन अपने आप को दावा नहीं कर पाते हम भारतीय बोलकर। तो इसलिए तो सेकुलरिज्म यहाँ नहीं है। जब तक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जब आधारित नहीं होगा, हम समाजवादी कैसे बोल सकते हैं? तो जैसे बाबा साहब की बोलते थे कि अगर दुख और के विरुद्ध संघर्ष करना है तो मैं समाजवादी नहीं हूं। तो इसी तरह हमारे लोकतंत्र और संविधान बहुत खतरे में है। तो इसका तो हम जानते हैं कि कोई प्रश्न पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से ऐसे बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। तो इसके बाद हम बोलते हैं कहीं हम भूल ना जाए, कहीं हम भूल ना जाए, मतलब हमारे महापुरुषों के आंदोलन का हम भूल भी जाते हैं। मतलब आज भी हमारे महापुरुषों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जैसे हमारे उड़ीसा में जैसे भीमो भोई है, उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत लड़े थे, लेकिन हमारे एक पिक्चर बना तीसरी आजादी, तीसरी आजादी में बहुत अच्छा बताया गया था, लेकिन जो इंफॉर्मेशन के तौर पर आता है तो ब्राह्मण का नाम लिया जाता है उसमें कि कौन ये समाज के लिए उड़ीसा में कौन काम किए, तो ब्राह्मणवाद को जो प्रस्तावित करने वाला जगन्नाथ दास के बारे में उसमें बताया गया है, जबकि भीमो भोई को हमारे लोग जानते नहीं हैं। तो इसी तरह बहुत सारे माने हर प्रांत में रहने वाले जो क्रांति करने वाले, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बगावत करने वाले ऐसे अछूता रह जाते, वो सामने आना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमारे माननीय काशीराम साहब एक सांस्कृतिक क्रांति जब करते थे, जैसे छत्तीसगढ़ में कि गुरु घासीदास जयंती 28 दिसंबर को करवाते थे, तो इसमें क्या होता है कि हमारे सतनामी समाज जुड़ जाते हैं और विचारधारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ मनक मनक एक बराबर ये प्रस्तावित हो जाता था, तो उसको जानकारी होता है। ऐसे हर प्रांत में जिन्होंने यानी एक समान या समतामूलक समाज बनाने के लिए एक पाखंडवाद के विरुद्ध क्रांति के हैं, वो भी सामने आना चाहिए। और राजनीतिक आर्थिक से चमचा युग का उदय हुआ, पृथक निर्वाचन की अत्यंत आवश्यकता है। यानी जो एक तो हमारे वंचित वर्ग तो ये नेता बन सकता है, लेकिन हमारे नेता नहीं बन सकता है। जैसे हमारे जो लोग जो है 97% जो है ये हमारे लोग तो है, लेकिन हमारे विचारधारा के लोग नहीं है, तो ये चमचे बने हुए हैं, ये धार्मिक गुलामी में है। जैसे बाबा साहब बोलते थे कि जब धार्मिक गुलामी नहीं जाएगा तब तक सामाजिक गुलामी जा नहीं सकता, और जब तक सामाजिक गुलामी नहीं जाएगा तब तक आर्थिक गुलामी जा नहीं सकता, और जब तक आर्थिक गुलामी नहीं जाएगा तब तक राजनीतिक गुलामी जा नहीं सकता। इसलिए हमको एक ताकत बनाना चाहिए। माननीय काशीराम साहब ये बात तो जोर जोर देकर बोलते थे, हम आरक्षण मांगते नहीं है, हम देते हैं, देने वाला समाज। हम अपने विचारधारा को समझ लें, उसके बाद हमें भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं है। ये रिजर्वेशन नहीं है, ये प्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व आज हमको सामाजिक तौर पर वंचित करके रखे हैं, शैक्षणिक तौर पर वंचित करके रखे हैं, इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। हम भीख मांगते नहीं है। बाबा साहब तो अधिकार मांगते थे, लेकिन इन्होंने एक झुंझुना हम थमा दिए, ये रिजर्वेशन का झुंझुना, हमें रिजर्वेशन नहीं, हमको हर वैयानिक क्षेत्र में हमें पहुंचने का है। तो इसके बाद हमें और जरूरत नहीं है तो सेपरेट इलेक्टोरल या पृथक निर्वाचन की, तो हमको चाहिए ये देश में हम लोग की एक क्रांतिकारी सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। और उसके बड़ी षड्यंत्र की पहचान जो है 9वां में जो हमारे महंगाई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। महंगाई होने का कारण होता है कि ये तेल डीजल के यानी उसमें पेट्रोल में डीजल में बढ़ोतरी कर रहे हैं, मतलब जो अंकुश नहीं लगा रहे हैं तेल कंपनी के ऊपर, इलेक्शन में कला वो करोड़ों करोड़ों में खर्च करते हैं। जैसे राम जेठमलानी एक बार वो बोले थे कि नेता लोग अंबानी के भाषा बोलते हैं, मतलब ये जो पूंजीपति कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में है और उनके इशारे पर काम करते हैं, और इसमें वो समर्थक है उनका मनोवाद का। और इसलिए उन्होंने साजिश जो की है 10वां, तो भ्रष्टाचार सोचे समझे साजिश है, यानी वो अपने आप को हमेशा जो ये क्रिमिनल नहीं, बहुत सारे करने के बाद ये हम पावर में रहकर वो प्रोग्रेस को चेक करते हैं।
हम सत्ता में रहकर ये हमारे लोगों का आंकड़ा देखते हैं, ये शिक्षा में कितने आगे हैं, नौकरी में कितने आगे हैं, उसको चेक करने का कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने एक कानून बनाते हैं और ये अपने लोगों के जरिए हमारे ऊपर ये शोषण करते हैं। और इसे इसलिए तो अधिकार का हिस्सा जो है, तो समान भागीदारी आंदोलन हमको आवश्यक है। आज देखिए जो सामान्य वर्ग जो बोलते हैं, आज हम किसी को सामान्य वर्ग बोलते हैं तो ज्यादातर कुछ मुट्ठी भर लोग सामान्य वर्ग, जो कि सामान्य लोगों के साथ यानी वो कभी मेलजोल बढ़ाते नहीं है, जनरल लोगों से मेलजोल बढ़ाते नहीं है, लेकिन वो हमारा हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए हमको समान भागीदारी चाहिए। ये हमेशा बोलते हैं कि नहीं रिजर्वेशन उठ जाना चाहिए, रिजर्वेशन उठ जाना चाहिए। अरे हम कहाँ का रिजर्वेशन मांग रहे हैं? रिजर्वेशन ये तो हमारा प्रतिनिधित्व है। ये हमारे जो गांधी के साथ जो ये जो पुनः पैक्ट हुआ, आपके जो नेता जो पैक्ट किया, तो हम कुछ हिस्सा मांगे हैं, कुछ हिस्सा मिला है, लेकिन हमें तो पूरा अधिकार चाहिए। तो इसलिए ये बात भी है कि हमें समान भागीदारी आंदोलन की आवश्यकता है। और जमींदारी प्रथा जो है निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन आवश्यक है। यानी प्राइवेटेशन हो जाने के बाद हमारा लेस हो गया, हम लोग प्राइवेट, हम कोई भी साधन नहीं है। जैसे कि सरकारी रेट जो है हमारे लोग करने जाएंगे तो सरकारी रेट में अगर 500 रुपया है तो जो कंट्रेक्चुअल में जब जाएंगे तो बोलेंगे नौकरी तो उनको चाहिए, तो बोलेगा कि नहीं तुमको देखो 500 रुपया नहीं, हम आपको 300 रुपया दे सकते हैं या 200 रुपया। तो मजबूरी में हमारे लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं 1 महीने में नहीं मिलेगा, 3 महीने में एक बार तुमको मिलेगा। तो ऐसे तरफ अगर 3 महीने में अगर उनको पगार मिलता है, उनको सैलरी मिलता है, मेहनत करते हैं, तो उनका रोजी रोटी चलेगा कैसा? इसलिए मेंटली उन्होंने ये उनका हमारे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो इसी तरह कि हमारे बिखराव के कारण, तो बिखराव का मतलब आज हम जब बाबा साहब हमें बोले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बात बोले, यानी हमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करना चाहिए। जैसे यानी 17वां आर्टिकल जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ये जो अस्पृश्यता का निवारण जो है, तो इस समय तो अस्पृश्यता जो है ये बीमारी है। और इस बीमारी के लिए हमको क्या चाहिए कि जब हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक रूपता नहीं होगा तो हम एक हो नहीं सकते। और बहुत सारे आंदोलन लोग कर रहे हैं, अच्छा भाषण भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में कभी एक रूपता नहीं है। एक रूपता होने का मतलब क्या है? जब हम अपना सरनेम जो है अगर बौद्ध लिख देते हैं, बौद्ध बने, बौद्ध दिखे और बौद्ध लिखे, तो बौद्ध लिख देते हैं, तो इनमें हमारे 100 करोड़ आदमी अगर बौद्ध लिखते हैं तो एक रूपता आ जाएगी। और उसके बाद हम टुकड़े हुए लोग फिर हम जुड़ सकते हैं। और जब तक हम अपना सरनेम को अगर नहीं हटाएंगे, हमारा यानी जातिवाचक सरनेम अगर खत्म नहीं होगा, तब तक हम आगे कभी आंदोलन को नहीं कर सकते। जब जागो तब सवेरा, यानी हम जब जाग गए तो बस आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो राष्ट्र विरोधी ताकतें अभी मजबूत हो रही है और हमारे लोगों को विचारधारा में फंसाया जा रहा है। और 14वां जो है तो आर्थिक अस्थिरता जो है, मैं यानी बढ़ते हुए पूंजीवाद से राष्ट्र को बहुत खतरा है। तो आर्थिक अस्थिरता ये तो बहुत बड़ा समस्या है। और इस समस्या से निपटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे सार भी बोल रहे थे कि नहीं, हम सिर्फ ये जो बोल नहीं रहे हैं, इसको करके देश भर में करके ही छोड़ेंगे। और हमारा ये जो आंदोलन जो है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, यानी हम ऐसा तैयार करेंगे जो हमारे जो सारे जो है कि सब एक आर्थिक स्वच्छलता आ सके। और इसलिए हमको निजी पैर पर खड़ा होना पड़ेगा अपना संगठन के जरिए। और सबसे बड़ी समस्या 15 में है तो इन इंडिया हमारा सबसे बड़ी समस्या भूखमरी या आर्थिक तंगी ये नहीं है, ये यानी हमारा जो कदर नहीं हो रहा। इन इंडिया कास्टिज्म इज ए मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समस्या ये जातिवाद है। और जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, तो जातिवाद को खत्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हमेशा कहा जाता है अपना पहचान बनाओ। जब भी आप यानी जुम में जुड़ते हैं, आप जुड़ते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो शुभ्र वस्त्र या सफेद कपड़े पहन के जाओ तो तुम्हारा परिचय बनेगा। बहुत समय में रखो तो तुम्हारा परिचय बनेगा। तो ऐसे करके हम जातिवाद को खत्म कर सकते हैं। और जब हमारा सरनेम हो जाता है तो अंतरजातीय
विवाह भी हमारा हो सकता है और हमारा संबंध भी आगे बढ़ सकता है। और जब तक हमारे अंदर में वो संयम रहेगा तो जानने के लिए इच्छुक रहेगा कि नहीं कि वो कौन सा जात का है, वो कौन सा जात का, ये जात बात की भावना को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद सलवा में जो है हमारे युवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भ्रमित युवा, इनकी समस्या जो है बेरोजगारी है, यानी इनको कोई काम धंधा नहीं है, जबकि जरूरत पड़ने पर ये लोग अपना कि हिस्से में ले जाते हैं, राजनीतिक फायदा के लिए भी ले जाते हैं। तो युवा वर्ग को जब अपने कब्जे में ले जाते हैं तो बेरोजगारी और लेते नहीं है, सिर्फ उनको नशेखोर भी बना देते हैं, इनको बेईमान बना देते हैं, जैसे वो हमारे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी बेरोजगारी ये बहुत बड़ा समस्या है। और इसलिए आज भी देखिए कि कहीं भी जाएं तो आज गंदी झोपड़ी कहीं भी रहते हैं तो बेरोजगारी समस्या के कारण। और 17वां जो है असमानता के जनक जो है ब्राह्मणवादी षड्यंत्र को समझना होगा। तो ये षड्यंत्र जो है इसको बार बार हम लोग जितना भी, ये नहीं जो हम पूरे बात को समझ सकते हैं, नहीं, जितना भी समझे, जैसे कि हमारे धम्मपद में जो है ये मैंने ये बने तो यो जो सुल्तान धम्म काय न पश्यति न तावता धम्मधर यावता बहु भाषति यो च अपम्पि सुल्तान धम्म काय न पश्यति, यानी जो सुने हैं, जो हमारे हित में है, जो हमारे कल्याण में है, तो इसी बात को हम समझकर सिर्फ जानने का नहीं है, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किए हैं वो आंदोलन को हमको जानने का है, उनके विचार को जानने का है और उसके ऊपर अमल करने का है। और ये जो इक्वलिटी जो है, समान मूलक समाज हम कर सकते हैं। हमारे बाबा साहब का आंदोलन जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, मतलब जितने महापुरुषों का आंदोलन था, ये समान आचार, जैसे समता सैनिक दल 19 जो 27 मार्च में बनाए, यानी समता के ऊपर आधारित था, समता समाज संघ ये समता के ऊपर था। तो इसलिए ये दो संस्कृति का संघर्ष है। और बुराइयां जो है 18वां जो है बुराइयां, सामाजिक बुराइयां एक साजिश, जैसे कि शराब, जुआ, सट्टा। हम जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहां सिर्फ हमारे लोग जो जुए लेकर बैठते रहते हैं और वो हमारे बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो ये आदि ऐसे आदि हो जाते हैं कि उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो गंदी आदत, ये सिर्फ अपने धम्म के जरिए हम सुधार सकते हैं, जब ये विचारधारा के जरिए हम हमारे लोगों को सुधार सकते हैं। और 19वां जो है कृषि मजदूर जो है, तो किसान मजदूर आंदोलन बहुत जरूरी है। अभी जैसा ये इन्होंने कंट्रैक्चुअल करना चाहते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी। और अलग सांस्कृतिक पहचान भी जरूरी है। कोई जैन को कोई नहीं बोलता तुम्हारा जात क्या है, हमारे लोग बोलते हैं, हम बौद्ध बोलते हैं सर, लेकिन ये जो संसद वाले बौद्ध नहीं लिखते हैं। अरे भाई क्यों लिखेंगे, आपका सरनेम तो कोई जातिवादी सरनेम होगा, तो आपको जातिवादी से जानते हैं, आपको क्यों ये लिखेंगे कि ये बोल के बहुत परेशान, ज्यादा देहातों में परेशान होते हैं, बोलते हैं सर हम बहुत कोशिश किए, वो संसद वाला ऐसा बोला, आप सर हम लोग बोलते गए सर आप जाकर बौद्ध लिख दीजिए ना, बौद्ध अपना सरनेम बौद्ध लिखिए, देखते हैं वो कैसे वो बोलेगा कि आप बौद्ध नहीं है बोलकर, पहला तो शुरू तो कर दीजिए। तो ये सांस्कृतिक पहचान हमारे बहुत जरूरी है। और इसलिए ये अभी हमारा मौका है सेंसस में, और इसमें ये डिजिटल कर दिए हैं तो ये 50% अपने हिसाब से कर देंगे। तो इसी तरह हमको भी चालाक होने का, जितना भी हो सकता है अपना सरनेम लिख दीजिए, अपने आप वो सेंसस में आ जाएगा। तो इसलिए जनगणना 2021 है, अनिवार्य है। बौद्ध की संख्या 2021 में जनगणना द्वारा बढ़ाई जाएगी, प्रचार हेतु संगठन की अत्यंत आवश्यकता है। तो आज हमारे राष्ट्रीय तौर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अलावा कोई इतने व्यापक तौर पर ये प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये अभी जैसे लॉकडाउन में और ये जो कोरोना के महामारी में हम लोग इसको विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमको हमारे 22वां पॉइंट जो है नियंत्रणकारी प्रभाव, तो ये नियंत्रण जैसे माननीय काशीराम साहब डीएस पर जो बनाए थे, चौथा में जो रखे थे संसदीय संपर्क, यानी हमारा समस्या सिर्फ अपने नहीं, ये तो लोग जनता है, ये तो तैयार होंगे, मनुष्य बल तैयार होंगे, लोक शक्ति तैयार होगा, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव तो डेलीगेट जो है हमारे संसद, वहां प्रभाव
पाल सकते हैं। तो ये हमारे विचारधारा का होना चाहिए। जब तक हमारे राजनेता नेता लोग अपने विचारधारा का, अम्बेडकरी बौद्ध विचारधारा का नहीं होंगे, तब कभी भी हमारा मुद्दा वहां उठा नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो नियंत्रणकारी प्रभाव होना चाहिए और ये विचारधारा के बलबूते पर हो सकता है। तो इसलिए बौद्ध विचारधारा होना हमारे राजा भवतु धम्मिकम, यानी राजा धम्मिक होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी समस्या है कि सब बोलते कि आप कौन सा संगठन में है, तो हमारे केशवा जो मुद्दा है ये मित्रवत व्यवहार या भाईचारा, यानी धम्म मैत्री ही तो धम्म है। तो हमारे आपस में मैत्री, यानी कोई संगठन, हम तो एक समाज के हैं, हम तो बोल देते समता के सैनिकों में भीम का दीवाना झुकने ना देगा ये तेरा निशाना। तो हम फिर संगठन क्यों देख रहे हैं भाई? हमको संगठन का देखने का जरूरत नहीं है। हम तो एक अपना जो समाज को बनाना चाहते हैं, और ये अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक माध्यम है जगाने का। आप अपना नाम ले सकते हैं, सबका नाम बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम माली बनकर सबको जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम मैत्रिता, और मैत्री बोले सब जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जाति जो है हमारे जो समस्या, जैसे ब्राह्मण कभी सुधरेगा नहीं, ऐसे कि माइनॉरिटीज कभी सुधरेगा नहीं, उसमें उनका तो प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग को SC ST OBC लोगों का प्लेटफॉर्म सिर्फ बुद्धिज्म है। इसमें हम एक हो सकते हैं, और इसलिए हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो हम जाति तोड़ सकते हैं, और समाज, एक समाज दूसरे समाज तीसरे यानी तीसरे समाज से हम मिल सकते हैं। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को हम संगठित कर सकते हैं। तो हर समाज को बहुजन समाज के माध्यम से हम संगठित कर सकते हैं। और उसके बाद 24वां जो है चुनौतियां, जो जवाबदारी, तो यानी महिलाओं को सम्मान भागीदारी मिलने चाहिए। और जैसे हमारे विजय मैत्री जो हमारे जो भारतीय नारी के उत्थान और पतन के बारे में इधर डिटेल बहुत समझाए, और उसका अगर बार बार वही कैसेट भी अगर हम अपने महिलाओं के पास पहुंचाएंगे, अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो सेमिनार जो है हमारे सुनीति भंते और विजय मैत्री भंते जी, तो इनमें बहुत सारे माने खोल दिए हैं कि एक महिला को समान भागीदारी कैसा होना चाहिए, और इसलिए हम लोग उनको तैयार कर सकते हैं। और फिर जो है कि देखिए, जबकि हमारे मुद्रा जो है 25वां जो है बदलाव के आहट जो है, भारतीय मुद्रा में सम्राट अशोक के प्रतीकों के कम किया जा रहा है, यानी ऐसे गांधी को उछाल दिया गया है। और माननीय काचरा साहब ये बात बोलते थे, गांधीवाद का क्या पहचान, भूखा नंगा हिंदुस्तान। उस समय तो हम जो 22 जुलाई में बाबा साहब ने जो फ्लैग कमेटी में जब थे, तो इन्होंने तो अशोक चक्र दे दिए, अपना प्रतीक दे दिए, सब कुछ दे दिए। और उसके बाद उसमें जो हमारे जो राष्ट्रीय मुद्रा में हमेशा अशोक चक्र, लेकिन इन्होंने इतने घिनौने का देशद्रोही काम किए हैं, इनमें तो गांधी नेता का उन्होंने ये लेबल लगा दी है। तो इसी तरह इन्होंने अपने सांस्कृतिक पहचान को जानबूझकर हटा रहे हैं, इसलिए कि ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने का काम ज्यादा गांधी ने बोला था। मैं मर जाना पसंद समय का ध्यान रखें ताकि बाकी वक्ताओं को समय देना है, तो आप समय का ध्यान रखें, अपनी बात समय सीमा में रखें। हाँ, तो यानी मैं मर जाना पसंद करूंगा, इसलिए कि मेरा धर्म खतरे में है। तो ये गांधीवाद हमारे लिए बहुत खतरनाक है, और ये अंधकार युग है। जब तक गांधीवाद का विचार रहेगा हम अंधेरे में रहेंगे, और जब तक हम पहिया सूर्य बाबा साहब के विचार को, हमारे महापुरुषों के विचार को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हमारा रोशनी नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये इल्म एक रोशनी है, जो शिक्षा एक ये रोशनी है। इसी तरह हमारे बहुजनों समाज के महापुरुषों की शिक्षा को हम अपना कर जिम्मेदारी के साथ काम करें। इतना कहकर मैं अपना वाक्य को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।